अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी फौजी जनरल पर आइन से बगावत के इल्जाम में मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का टहरे में होंगे। और दूसरी तरफ इत्तलात ये भी हैं कि FIA की 4 रुकनी तहकीकाती टीम असगर खान केस की भी तहकीकात शुरू करेगी, जिससे एक और साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ असलम बेग और साबिक ISI चीफ असद दुरानी तहकीकात की जद में होंगे। दूसरी जानिब ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई से एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। उम्र कैद, सजाए मौत या रिहाई, कोई डिक्टेटर को सजा दिलवाने का ख्वाहिशमंद तो कोई इस फैसले से नाराज। आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की रिटायरमेंट का इंतजार किस किस को है और सुप्रीम कोर्ट ने IMF को लिखे गए खत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। साथ ही हम खबरें भी शेयर करेंगे क्लासरा साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। चलिए, एक तो IMF ने एक नई शर्त ऐड की है अगली ट्रेंच देने के लिए या अगली किस्त देने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोड शेडिंग उन इलाकों में बढ़ा दें जहाँ पे आपकी रिकवरी नहीं हो रही, और जो है उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। कराची में किए, कई कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसने कर दी है, बन्नू में किया जा रहा है और जगहों पे भी किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि जब से इन्होंने कीमत बढ़ाई है तो रिकवरी मजीद कम होकर रह गई है। ज़ाहिर है जब आप कीमतें अनरियलिस्टिकली बढ़ाते हैं, और फिर इसके साथ इस स्टोरी में हम ये देखेंगे, जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि एक हमने स्कॉलर को कोट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कि असल हमारा इशू क्या है, क्या इससे ये मसला हल हो जाएगा या नहीं। और फिर इसके साथ कसूर में हमने एक स्टोरी की थी जो इलीगल ज़मीनें लोगों ने बहुत से अलाट करवाई। आज 21 लोगों पर केसेस हुए। हमारे साथ असलम खान होंगे, वो हमें बताएंगे। और कल हमारी एक स्टोरी जो ना हो सकी कि कैसी रेडिकलाइजेशन और लेफ्ट की स्विंग हमें यूरोप और अमेरिका में नज़र आ रही है। कुछ ताज़ा इलेक्शन हुए हैं, कुछ बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो कैसी दुनिया यूरोप में और मगरब में तुलू हो रही है। यूँ लगता है कि जैसे फिर कोल्ड वार जैसे जो थीम्स हैं पॉलिटिक्स के वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या बताएंगे आज? जी शाहजिया, 2 स्टोरीज हैं। एक तो आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि नैब जो है वो हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट है, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो डंप केसेस है पिछले 14 साल से और पड़े हुए थे, जो कंप्रोमाइज़ हुआ था उनमें जनाब परवेज मुशर्रफ में जो डील हुई थी और उसके बाद इन केसेस को डंप कर दिया गया था, आज से दोबारा उनकी रेगुलर उनकी हियरिंग हो रही है। और इस वक्त मुल्क के जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान का यूनिक एक केस होगा। 3 वज़ीर आज़म जो साबिक, 2 साबिक और एक सिटिंग वज़ीर आज़म, इनके खिलाफ नैब जो है प्रोसीड कर रहे हैं। तो उसकी डिटेल्स बताएंगे कि ये क्या केसेस हैं, इनकी क्या नवीयत है, क्या स्टैंड है मुख्तलिफ पार्टीज़ के, और नैब इस मामले में कितनी हद तक जा सकता है और नहीं जा सकता। एक तो ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी स्टोरी बड़ी, ये मेरा ख्याल फिगर वाइज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि हम ये तो जानते हैं कि ऐवान सदर है, यहाँ पे मुल्क का एक सदर है, मुल्क का एक वज़ीर आज़म है। बहुत सारे लोगों को शायद ये इल्म ना हो कि कितने लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म और सदर की खिदमत पे ममूर हैं, कितने उनके सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, कितना बड़ा बिग नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐवान सदर में जहाँ पे एक टूथलेस एक प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं जिनकी कोई इतनी बड़ी कोई जॉब भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद कोई रोल भी नहीं रहेगा, वहाँ पर कितने लोग, एक ह्यूज नंबर मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका कहाँ से तल्लुक़ है, वो भी इंटरेस्टिंग एक फिगर होगा। ऐसे ही वज़ीर आज़म साहब के बारे में भी आपको बताएंगे कि वहाँ पे कितनी बड़ी फ़ौज जो है वो काम करने पे ममूर है। शायद दुनिया का सबसे बड़े ये वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर होंगे हमारे, जहाँ पे एक बिग नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं काम कर रहे हैं। वो डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है काई साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुशर्रफ के खिलाफ जो गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए वफाकी हुकूमत ने फैसला किया। इसके लिए चीफ जस्टिस ने खसूसी अदालत के काम के लिए जो 5 हाई कोर्ट्स हैं इनके चीफ जस्टिस से जजेस के नाम भी जो हैं वो मांग लिए हैं कि उनसे तजवीज़ दें। उसके बाद 3 जजेस के नाम जो हैं वो इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। क्या कोई नया तूफान खड़ा होने वाला? वाशिंगटन पोस्ट में भी आज ये खबर छपी हुई है कि अगर तो गद्दारी का मुकदमा चलता है, सज़ा होती है, तो पाकिस्तान में एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। पहली बात तो ये कि कौन सा तूफान है जो रोज़ यहाँ खड़ा नहीं हो रहा। अभी कराची में, कल पिंडी में क्या हुआ, कोहाट में क्या हुआ, आए रोज हम एक नए स्कैंडल और एक नई कहानी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे हैं प्रैक्टिकल इश्यूज, हमारी सोसाइटी और समाज में कभी कहीं वबाएं फूट रही हैं, कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं पे एथनिक वायलेंस हो रही है, कहीं पे रिलीजियस वायलेंस हो रही है। एक तो ये लड़ाई है, ऊपर एक और लड़ाई है, और ऊपर की जो लड़ाई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक अरसे से ये चल रही है। एक प्राइम मिनिस्टर साहब को सजा होती है 3 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए,
ठीक है। बाकी जो है अभी क्लास साहब स्टोरी बताएंगे, वो कब आएंगे, कब उनसे पता चलेगा हमारे कितने पैसे उन्होंने खा लिए हैं, नहीं खाए, वो बड़े दयानतदार माशाल्लाह अमीन और सादिक थे या नहीं थे, ये फैसला इस सेंचुरी में होगा या अगली सेंचुरी में होगा। तो ये तो छोड़ दें कि हाँ वी आर रियली इन अ पीरियड जो कि बड़ा एक्सप्लोसिव है, और एक्सप्लोसिव वो अमली सतह पे है। ऊपर जो रियासत के अंदर के धड़ों की आपस की जो कहानी है वो अलग चल रही है, लेकिन अब जब फिर से ये बहस शुरू हो गई है। अब इस पे कल बात ये भी आई कि जी क्या इसकी टाइमिंग देखें, आर दे सीरियस करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक उनको प्रॉपर जेल में तो रख नहीं सके हम। हाँ। तो चलें नहीं, तो क्या इस मुकदमे की समाअत भी गद्दारी का वहीं फार्म हाउस में होगी? नहीं करें हम कहते हैं कर लें, लेकिन बहस शुरू हो गई है जी जो अबेटमेंट का क्या होगा, जो उनके साथ थे उनको करें। अब फिर जो है वो कसूरी साहब उनके वकील मैदान जंग में आ गए हैं जी, उनके साथ लोग थे, फिर सारी पार्लियामेंट को करें। अब सारी पार्लियामेंट को कैसे कर लें, और इतने बाख्तियार लोगों को हम देख नहीं सकते आंख भर के, तो हम उनको उंगली नहीं लगा सकते, तो जेल में कैसे लेके जाएं, वो तो सारे कोई वजीर है कोई पता नहीं क्या है। तो ये एक कहानी है कि एक तरफ नीचे समाज में रेख्त हो रही है और तेजी से हम देखते हैं कि रियासत की रेट जो है वो एरोड हो रही है, ऊपर जो है वो लीगल बैटल्स हो रही हैं, वो कितनी मीनिंगफुल हैं या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक इंतहाई जो एक डिजास्टर्स नीचे सिचुएशन है उसके ऊपर ये कहानी कुछ ज्यादा मुस्बत। क्लासा साहब 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाते हुए जनरल मुशर्रफ ने जो फरमान जारी किया था, उसी फरमान को हुकूमत जो है वो बतौर सबूत अदालत में पेश करेगी, और उस फरमान में एक आला सतह के इजलास का भी जिक्र किया गया जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे जो आला सतह के इजलास में शामिल थे, जिनसे मुशावरत के बाद इमरजेंसी का फैसला किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज, चारों सूबाई गवर्नर, सबसे बढ़कर आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी भी शामिल थे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हो जाएगी? शायद बात यह है कि हमें कंट्रोवर्सी से तो नहीं डरना चाहिए। अगर कानून है, आइन है इस मुल्क में, आप उसको प्रोसीड करें और इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जो मुझे होता नहीं लग रहा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, हालांकि जनाब मुशर्रफ पे बड़ा हमारा एक क्लियर स्टैंड रहा है। ये लग रहा है कि पूरा स्टेज सेट किया गया है कि सिर्फ जनाब मुशर्रफ को फ्रेम करना है, वही अकेले इसके जिम्मेदार थे। हमारी पीएमएल नवाज के लोगों से बातचीत होती, वो कहते हैं छोड़ें जी, आप किन बातों में चक्कर में पड़ गए। ये देखें एक ही बंदा था, उसकी चल रही थी, उसकी हुक्मरानी थी। अगर ये बात थी तो फिर नवाज शरीफ साहब पे जब केसेस हुए तो फिर अकेले नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता, फिर उनकी पूरी कैबिनेट क्यों गिरफ्तार हुई, उनके फैमिली के लोग फिर क्यों गिरफ्तार हुए, फिर परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, इसाक डार, उसको मेहताब अब्बासी, लंबी लिस्ट है जो मैं पढ़ सकता हूँ जहाँ से जो गिरफ्तार हुए। ये सदीक उल फरूक साहब हुए, इवन और बहुत सारे लोग। अभी नवाज शरीफ साहब को पकड़ लिया जाता, फैसला तो एक बंदे ने किया था, फिर सईद मेहदी क्यों पकड़े गए, शायद खकान अब्बासी साहब क्यों पकड़े गए, उनको ना पकड़ा जाता, फैसला तो उनका था, नवाज शरीफ साहब का था। आजकल पीएमएल नवाज अपने खिलाफ ही आर्गूमेंट दे रही है और बड़ी तेजी से स्प्रेड कर रही है कि बाकी की बात ना करें, बिल्कुल ना छेड़ें, पेंडोरा बॉक्स ये खुल जाएगा, इसमें सैकड़ों लोग आ जाएंगे। भाई आने दें सैकड़ों लोगों को, इसलिए तो जुडिशल कमीशन बनाया गया है, उनको डिबेट करने दें, बहस करने दें, आर्गू करने दें, अपने अपना वकील करने दें। कुछ थोड़ी सी वकीलों को भी चांदी होगी, 4 टक्के उनकी जेब में आने चाहिए। सियासतदानों ने बड़ा माल कमाया है, ये वकील बेचारे बैठे हैं, ये 500 बंदा है, 500 वकील करे, अदालतों में पेश हूं, चाहे 2 साल प्रोसीडिंग चले, 3 साल चले। इंटरेस्टिंग बात जो आपने की है कि वो जो फरमान जारी हुआ था 3 नवंबर वाला, उसको बुनियाद बना के ये रेफरेंस फाइल करेंगे। ये पता है आपको कि वो ये 3 नवंबर वाला इमरजेंसी का जो ड्राफ्ट था वो किसने बनाया था? वो हमारे ऑनरेबल जैद हामिद साहब ने बनाया था, जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में वजीर हैं। फिर नवाज शरीफ साहब एक हौसला करें, हिम्मत दिखाएं, और जैद हामिद साहब भी अखलाकी जुर्रत दिखाएं, वो पूरा मुसवदा उठाएं, अदालत में वहां पे मैंने तैयार किया था कि हजूर मैंने तैयार किया था, मेरे ऊपर इन्होंने गन पॉइंट रखी थी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को यरगमाल बना लिया था, मैं अगर ये ना ड्राफ्ट करता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैं बड़ा मजबूर था, मैं इंतहाई आजिज आदमी हूँ, मैं इंतहाई मस्कीन आदमी हूँ, मजबूरी की हालत में मैंने ड्राफ्ट किया था। ये जनाब वो ऑर्डर है, मेहरबानी फरमा कर जनाब मुशर्रफ साहब का ट्रायल शुरू करें। फिर ये हिम्मत इनको दिखानी चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक ये नहीं हो सकता, पिक एंड चूज नहीं हो सकता, मुझे एक बंदे को उठा लें और बाकियों को आप छोड़ दें जो सारे काम में आपके साथ शामिल है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करेंगे जो असगर खान केस के लिए तहकीकाती एफआईए की टीम बनाई गई है, इसके क्या असरात होंगे, क्या रिजल्ट होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, एक नई बहस शुरू हो गई है, नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। काई साहब, इसका मतलब है कि तमाम फौजी क़यादत को एतमाद में लेकर ये फैसला किया गया, जितने बड़े बड़े हमारे इसमें नाम आ रहे हैं फौजी अफसरान के? नहीं, जाहिर है वो एक तो
मतलब वो उनकी पोजीशन ऐसी थी, वो जो आर्मी के भी हेड हैं और जो वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और सदर भी हैं और न जाने क्या क्या। अब मसला ये है कि डिवाइडेड है लीगल फ्रेटर्निटी। अब जो ज़ाहिर है प्रो मुशर्रफ हैं वो कह रहे हैं जी वो तो फिर सबको लेके चलें, और जब आप सबको लेके चलेंगे कहते हैं तो आप इनफैक्ट पॉइंट्स टूवर्ड्स काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबिलिटी कि यार इसको जाने दें, खत्म करें और निकाल दें। और जो कि अल्टीमेटली क्लासरा साहब कह रहे हैं, जो मेरे ख्याल में होता भी शायद यही नज़र आता है। हम अभी कोई हम मनोजुमी तो नहीं है शायद किसी तरफ, क्योंकि जब हालात इतनी संगीन और जबू हाली हो तो आप हतमी तौर पर रिजल्ट जो है उनको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो जिस तरह वो एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेपोलियन ने कहा था कि 25% जो मेरे इक़दामात हैं वो अंधेरे में एक छलांग जैसे हैं। हुक्मरान के जो 25% इक़दामात होते हैं तो मेरे तो 100% अंधेरे में छलांगे। तो हम तो एक ऐसे अहद में रह रहे हैं कि जिसमें जो वाक़यात का एक भीड़ लगी है। एक तारीख में ऐसे वक्त आते हैं कि जब बहुत तवील अरसे तक कोई बहुत खाल खाल बड़ा वाक़या होता है। आज क्या है, एक वाक़या गुजरता है, अभी आप ये यकीन कर सकते हैं कि दुआ ही कर सकते हैं हम कि ये पिंडी और कुहाट हमारे पीछे रह गया हो, और फिर खौफ से आगे देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या। तो ऐसी कैफियत में पर्सपेक्टिव बनाना या कोई प्रिडिक्शन करना बड़ा हैजर्डस जॉब है, प्रिकेरियस एंटरप्राइज है, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई सीरियसली जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो उसको ट्राई करना चाहती है और ट्रायल होगा या ये क्या है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर मैं क्लासरा साहब से इत्तफाक करता हूँ कि मुझे फिलहाल मौजूदा हालात में बादी नज़र में ये लगता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी आप बनाएं, ट्रायल भी प्रोसीड होगा। और अभी जो है तीन जो बताएंगे वो कि 3 जो हमारे पीएम्स हैं वो भी सामने आएंगे। मुमकिन है वो एक्जेनोरेट होते हैं या क्या होते हैं। क्लासरा साहब, असगर खान केस को भी जो है ना वो अब तहकीकाती टीम बनाई गई है FIA की 4 रुकनी। जब वजीर दाखिला चौधरी निसार ओपोजिशन लीडर थे तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंक्वायरी के लिए मामला FIA में नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि उस वक्त रहमान मलिक के अंडर थी। अब FIA की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो है वो इसको इंक्वायरी करेगी। क्या फर्क सिर्फ इतना है कि तब FIA रहमान मलिक के अंडर थी और अब चौधरी निसार के अंडर? ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है कि जब रहमान मलिक साहब थे उस वक्त मुझे याद है कमर जमान कैरा साहब से काशिफ अब्बासी जी साहब ARY के हैं जो उनके शो में मैं भी था तो कैरा साहब भी थे। तो ये सवाल उनसे पूछा गया अभी आपने क्यों टेकअप नहीं किया इसको इंक्वायरी को, पूरा साल 1.5 साल हो गया, आपने इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवाई। तो कैरा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। उन्होंने कहा काशिफ अब्बासी साहब मसला ये है कि अगर हम शुरू कर देते तो फिर ये मीडिया ने हमारा जीना हराम कर देना था। वो देखें जी विक्टिमाइजेशन होगी, देखें जी आप उनको तंग कर रहे हैं। तो मैंने हंसते हुए एक लाइट सा कमेंट किया था, कैरा साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी है, टॉलरेंट हैं, बात को बर्दाश्त कर जाते हैं, उनकी मेहरबानी। मैं कहा कैरा साहब आपने हमें खुश करने के लिए इतने बड़े केस की इंक्वायरी नहीं शुरू करवाई कि मीडिया कहीं आपको कुछ ना कह दे। ये मैंने कहा किस तरह की गवर्नेंस हो रही है कि ये आपके पीछे पड़ जाए। कोई पीछे पड़ने दें, अगर आप सही रूट पे जा रहे हैं, आप कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आप चलना चाह रहे हो तो मीडिया कुछ भी कर ले आपका। जरूरी नहीं है कि मीडिया जो कुछ कहता रहता है वो सारा सच कहता रहता है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया, आपने मीडिया को खुश करने की कोशिश की। मैं कहा सर ये किसी और किस्म का मुका था, मीडिया से ना आप डरने वाले हैं। अगर मीडिया से डरते तो और बहुत सारी चीजें थी वो ना करते, वो आपने धड़ल्ले से। तो आप किस किस्म का मुका है फिर? तो आप क्या है? इसमें बड़ी क्लियर बात है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि ये मौजूदा सिटिंग किसी हुक्मरान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ये स्कॉटलैंड यार्ड नहीं है कि वो टोनी ब्लेयर को जाके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो 14 मिलियन पाउंड जो डोनेशन का स्कैंडल आया था लेबर पार्टी का, उस पर जाके 3 दफ़ा उनकी इंक्वायरी करें और टोनी ब्लेयर को जुर्रत भी ना हो कि वो कहें मुझे इम्यूनिटी है, मेरा आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, गेट में एंटर नहीं हो सकते। हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़े बुरे तरीके से पोलिटिसाइज हो चुकी है और ब्यूरोक्रेट्स ने अब ये बड़े समझदार हो गए। जो हमारा माफिया जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, ये साइड्स लेते हैं, अपने आप को पॉलिटिशियन के साथ अटैच करके फख्र फील करते हैं। एक लंबी लिस्ट है जो पेश की जा सकती है कि अभी भी जो मौजूद हैं कौन कौन से अफसर हैं जो इसके साथ नवाज शरीफ साहब हुकूमत के साथ वो डट के खड़े हुए हैं और जैसे पॉलिटिकल वर्कर होता है जो हुक्म करें सही वही करेंगे, ये करते हैं। ऐसे हमने पिछली पीपल्स पार्टी हुकूमत में देखा है, यही कुछ करते हैं। रिजल्ट इसका सबको पता है। उन्होंने कहा जी कि इससे पहले कि इसको डेफर किया जाए, फिर साल 1.5 साल बाद कोई नई कोई अगर नहीं रहती चीजें, कोई नई हुकूमत आती है, नए पंगे पड़ते हैं, वो हमारे खिलाफ शुरू हो जाएंगे। वो न्यूट्रल भी तो रहना चाहते हैं कि देखें हमारे दौर में हमारे अपने ही केसेस हैं, देखें हमने उसकी तहकीकात जो है ना वो करवाना शुरू कर, वो न्यूट्रल भी तो रहना चाहते हैं। साहब ठीक कह रहे हैं, जब ये हुकूमत नहीं रहेगी। कल बड़ा दुख हुआ है कि वो ये कहेंगे। एक छोटी सा कल मुझे एक छोटा सा कमेंट सर, कल मुझे बड़ा एक दुख हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, हज करप्शन केस, हामिद सईद काज़मी साहब के हवाले से।
उसमें हुसैन असगर साहब जो FIA के डायरेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, वो बड़े इंतहाई, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, ईमानदार आदमी है, मतलब उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें आई हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब के बच्चों को प्रोसिक्यूट किया, दूसरे लोगों को किया। एक इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं हैरान होता हूँ, जिसको सब ने बाई किया हुआ है। इल्ज़ाम था हमें, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि FIA वगैरह से मत उम्मीद रखें कि या असगर खान केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी। उन्होंने फरमाया कि हामिद सईद काज़मी के अकाउंट से बहुत सारे हज़ारों यहाँ पे पाउंड बरामद हुए थे, ये बहुत बड़ी खबर भी आई थी। कल उन्होंने फरमाया जी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये पाउंड जो है आ रहे हैं और हमने वहाँ से ट्रेस किए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हामिद सईद काज़मी के भाई हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पे, ये लंदन में, उन्होंने पूरा पलंदा अपने, ये बार्कले बैंक था, मुझे भी एक आया था, पलंदा आया था, एक सुप्रीम कोर्ट को भी किया था, दूसरे लोगों को। उनके भाई ने कहा जी मेरी फैमिली जो है वो वहाँ पे मुल्तान में रहती है, मेरे बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं, मेरी बीवी वहीं पे रहती हैं, मैं हर महीने वहाँ से अपने उनका खर्चा भाई के अकाउंट में भेजता हूँ क्योंकि वो उनके पास ये ठहरे हुए हैं। उन्होंने बार्कले बैंक की ट्रांजेक्शन बाकायदा शो की, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब को भेजी कि सर ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, बाकायदा लीगल तरीके से मैंने अपने भाई को भेजी है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा बैंक है, ये ट्रांजैक्शन है, ये उनके अकाउंट में जा रही है। अगर डिक्लेयर नहीं कि मेरे भाई ने, दैट्स अनदर क्राइम। इसको ये मत कहें कि ये ब्लैक मनी है या हज करप्शन का पैसा है। ये हुसैन असगर साहब को भी पता है, ये उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब के सामने भी ये डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि बार्कले बैंक के जरिए लंदन से ट्रांजेक्शन हुई है। और यकीन करें, नो बॉडी इज आर रेडी टू बिलीव कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इस लेवल की प्रोसिक्यूशन करेंगे कि जस्टिस नहीं देंगे, ठीक है, मेरा जो जुर्म है मुझे उस पर सजा तो दें, लेकिन जो मेरा जुर्म नहीं बनता क्योंकि मैं अनपॉपुलर हूं, मैं बैड गए हूं, मैं विलन बन चुका हूं, लिहाजा रगड़ दें, इस्त्री फेर दें, मेरा ख्याल है FIA को सूट नहीं करता। हुसैन असगर साहब जैसे बंदे को या सुप्रीम कोर्ट के आगे ये एविडेंसेस आते हैं, उन्हें चाहिए था कि बार्कले बैंक की स्टेटमेंट है, उनका भाई बयान हलफ उसमें दे रहा है, ट्रांजेक्शन लीगल हुई है, तो इस पे नहीं हो सकती थी, तो फिर क्या उम्मीद रखी जाए इस पे? मतलब क्या उनसे ये आप FIA से उम्मीद रखते हैं? चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। बड़े उन्होंने केसेस देखे, बड़ी करप्शन का जो पैसा था वो वापस भी आया, करप्शन के केसेस भी चले। चीफ जस्टिस की आखिर रिटायरमेंट का इंतजार किस को है? देखिए ये स्टोरी हमने की भी और आज जो है उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि जनाब जब ये एनर्जी का इन्होंने डील किया तो उन्होंने कहा जी एक हमारी जो है मुश्किल ये होगी कि जो जुडिशरी बड़ी एक्टिव है, तो इसमें जो है हमने जो शराइत रखनी है। अब जुडिशरी का काम है ये देखना कि क्या जो कवानीन है अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस पर जो आज भरम का इज़हार किया है चीफ जस्टिस साहब ने, वो भी बिल्कुल ठीक है कि ये क्या हमने, आपको याद होगा ये हमने स्टोरी जो है इससे पहले की थी कि जो उनकी शराइत लिखी हुई हैं इवन, और ये मीडिया में छप भी गई थी कि जी आप हमें थोड़ा सा इंतजार कर लें, हम ये जो कीमतें बढ़ानी है, ये जो IMF की शराइत हमने इम्प्लीमेंट करनी है, वो हम तब करेंगे जब नए CJP साहब जो हैं वो इन प्लेस होंगे और ये जा चुके होंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो बड़ा अप्रोप्रिएट रिस्पांस किया है मेरे ख्याल में। सर आप भी बता दें कौन कौन इस इंतजार में है जो चाहता है कि बस चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हो, फिर अपनी मर्जी चले, अपनी हुक्मरानी हो, कोई पूछने वाला ना हो। तो फिर अब क्या करें, फिर लोग कहते हैं जी हम बात करते हैं, खिलाफ बात करते हैं, फिर नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारे जो उनका नाराज़ होना भी बनता है जो सिंपथाइजर हैं मौजूदा हुकूमत के। एक तरफ तो जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है कि जनाब इंसाफ, कानून और इस मुल्क के आइन की ये हुर्मत ख़राब हुई थी और करने वाले जनरल मुशर्रफ थे, अकेले थे, ये जहन मेरा अकेले थे और कोई नहीं था, उन्होंने अकेले ने हुर्मत की, बेहुरमती की, जुडिशल कमीशन बनेगा और प्रोसिक्यूशन। दूसरी तरफ IMF को लेटर लिखे जा रहे हैं कि जनाब दिसंबर तक हमने 56 के करीब मेन हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी हम जो है उनके अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, वो शफाफियत चाहते हैं और हम शफाफियत कर नहीं सकते। लिहाजा जनाब आप इंतजार फरमाइए, इतनी जल्दी क्या है, जरा ये वर्ल्ड कप हो ले, 11 दिसंबर को वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फाइनल मैच हो जाएगा, रख लेंगे जिसको रखना है। नहीं फिर गलियां हो, वो कहते हैं गलियां हो जाए सुनजियां, तो फिर कल से आप ही पढ़ दें मुझे इस तरह के हमेशा मैं अटक जाता हूँ सर। मिर्जा यार फिरे। हाँ जी बस फिर मिर्जा यार फिरेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ब्रीफ केस लेके पहुंचे हुए हैं, मिर्जे पहुंचे हुए हैं जिन्होंने इस्लामाबाद की गलियों में फिरना है। मतलब इससे ज्यादा कोई अफसोसनाक बात हो सकती है कि मौजूदा हुकूमत कह रही है भाई अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आप क्यों डर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। चीफ जस्टिस ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने कल ठीक कहा है, उसने कहा आप अगर ये समझ रहे हैं कि मेरे जाने से ये अदालती निजाम रुक जाएगा और आप अपनी मर्जी के फैसले ले लेंगे तो मेरा ख्याल है आप गलत सोच रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ठीक कह रहे हैं। ऐसे खत लिखकर क्लासर साहब आप बाहर की दुनिया को इंप्रेशन क्या दे रहे हैं कि हम शफाफियत नहीं चाहते, हम चीफ जस्टिस हमारे शफाफियत चाहते हैं। थोड़ा सा रियलिस्टिकली कैसे बात यह है कि एक इकोनॉमिक डिजास्टर है जिस पे हमारी सरकार बैठी हुई है, उधर IMF जो है वो बैठा हुआ है बिल्कुल जिस तरह वो स्कूल मास्टर डंडा लेके बैठा होता है, इधर रियासत के दीगर धड़े हैं,
दे हैव एन इकोनॉमी जो इन रूइंस इन फ्रंट ऑफ देम, इनके सामने है। देखो ना, हम कहानी क्या है, हम जो है बिल्कुल लठ लेके भी हम चढ़ पड़ते हैं इन पे, मगर और ऊपर जो इकोनॉमिक मॉडल जिस पे बैठ के इन्होंने डिलीवर करना है वो खैर से रूबा अंदाम है, इनादाम है पूरी दुनिया के हर हिस्से में, अमेरिका बॉर्डर से लेके नीचे तक। तो अब मसला ये है कि इनकी परेशानी देखें। अब वो कहते हैं अभी मैं आऊंगा IMF की नई कंडीशनैलिटी जो पहले साहब जी उन्होंने नई कंडीशन डाल दी है। उन्होंने कहा है कि जी अब आप लोड शेडिंग वहां करें और जो डिस्कोस को इख्तियार दे दें कि वो लोड शेडिंग उस जगह करेंगी जिस जगह से पैसों की रिकवरी नहीं हो रही। अच्छा, बादुल नजर में और असूली तौर पर ये बड़ी अच्छी बात है, और हमारे ख्वाजा आजम साहब भी फरमा चुके हैं जी बन्नू से पैसे नहीं आते, फलां से पैसे नहीं आते, फलां। ये तो होगी एक किताब टेक्स्ट बुक यहाँ लिखी हुई। अब चाहते हैं जमीन पे मामला यह है कि बहुत सारी जगहों से हमें पैसे नहीं मिलते। हमें जो है वो जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है उसका जो हमने हशर कर छोड़ा है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि या तो आप आम आदमी की जेब में इतने पैसे डालें कि वो बिजली खरीद सके और आपको पैसे दे और नाइस जिंदगी बसर हो हमारी। अब दूसरी तरफ मैंने यहीं पे स्टोरी की थी कि एक शख्स हैं, क्या नाम, कमाल मुनीर, और ये पढ़ाते हैं वहाँ पे कैम्ब्रिज के कॉलेज में, जजेस कॉलेज ऑफ बिजनेस में। उन्होंने कहा कि हजूर जब तक आप रिविजिट नहीं करते जाके अपने मुआहदे जो आपने हबको और 92 में किए थे और जो आपने लिबरल और जेनरस टर्म्स वहाँ पे उनको दी थी, आपका मामला ठीक नहीं होगा और आप इसी तरह से सर्कुलर डेट पे करते रहेंगे। और दूसरी जरा खबर सुनिए के साथ जुड़ी कि बात यह कि ये शर्त IMF ने इसलिए लगाई है कि जो बिजली की कीमत बढ़ रही है तू रिकवरी नीचे जा रही है, क्योंकि जाहिर है जब आप लोगों की आमदनी में इजाफा किए बगैर कीमत बढ़ाएंगे तो चोरी में इजाफा होगा। मगर इसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो स्टोरी में उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इसमें खतरा एक और भी है कि जब आप डिस्कोस को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये इख्तियार दे देंगे कि जी आप वहां लोड शेडिंग करें जहां पे बिजली के पैसे कम आ रहे हैं बिलों के और वहां करें, तो उन्हें एक और इख्तियार मिल जाएगा और वो जितनी करप्शन हमारे यहाँ रैम्पेंट है वो किक बैक्स लेंगे, वो अपनी मर्जी से जहां चाहेंगे वो लोड शेडिंग कर देंगे, जहां उनकी मर्जी होगी वो बिजली रोक देंगे। मसला ये क्लासरा साहब के इनको ये समझ नहीं आ रही कि इस मॉडल को सीरियसली चैलेंज किए बगैर, इसमें बुनियादी तब्दीलियां लाए बगैर अगर वो आगे नहीं बढ़ते तो इनके इलेक्ट्रल वादे हमारे साथ पूरे नहीं होंगे। और ये जो कह रहे हैं कि जनाब हम चीफ जस्टिस के होते ये नहीं कर सकते, ये ठीक कह रहे हैं, ये नहीं कर सकते क्योंकि जमीन पे जो सूरत हाल है वो बड़ी बुनियादी तब्दीलियां मांग रही है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासेस साहब, काई साहब अभी खबर कर रहे थे कि IMF के कहने पे अब हमें बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी, लोड शेडिंग होगी नहीं होगी। लगता है कि हमारा मुल्क सारा चाल ही IMF पे रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक रह गया है आपको कि अभी जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं, स्टेट बैंक के पास $4 बिलियन हैं टोटल, बाकी $5 बिलियन ये उनके बैंकों के पास पड़ा हुआ है फॉरेन रिजर्व। इस मुल्क का हाल ये है जो बड़े हम अपने आप को एशियन टाइगर, 7वीं न्यूक्लियर पावर, और हमें अपने बारे में बड़ा रोमांस है, बड़ी इंतहा नरगसियत पसंदी का शिकार हैं हम कि पता नहीं हम क्या चीज़ हैं। कभी हमारी बातें सुने, कभी हमारे दावे सुने कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशों पे लगी हुई, हम बड़े मजलूम हैं। टोटल $4 बिलियन के हमारे फॉरेन रिजर्व हैं। अब सोच सकते हैं ये मुल्क है मतलब जिसका 18 करोड़ लोग हैं और आपके पास सिर्फ $4 अरब हैं दुनिया से डील करने के लिए। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी है और फिर कहते हैं पैसा नहीं है। अच्छा, पैसों की कहानी सुन लें, बड़ी मजा की बात। साहब एक सवाल बताइए बीच में ज़िमनन सवाल, कितने लोग होंगे पाकिस्तान में जिनके लिए जाती तौर पर $4 अरब को एक मजाक और खेल है? मतलब ये मेरे नजदीक तो मतलब पीनट्स में है और उनके पैसे पे जो है ये तो $100 पर पर्सन पड़ता है। अगर देख लें, मतलब मैं वैसे रफ आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा बनते हूँ या कम बनते हूँ। $4 अरब इस मुल्क के 18 करोड़ आवाम के पास हैं। और बड़ा हमारी बातें सुन लें, हमारी दुनिया भर में आप फॉरेन रिजर्व है बांग्लादेश के हमसे कई गुना ज्यादा हो गए। भारत का हमने पिछली दफा उसका IT का दिया था कि $84 बिलियन सिर्फ IT कमा रही है उनकी, $84 बिलियन। और हमने 5 सालों में $1.4 बिलियन IT के कमाए। 5 सालों में उन्होंने 1 साल में $84 अरब। हमारा नौजवान सोशल मीडिया पे बैठा हुआ वो बस सिर्फ गालियां दे रहा है कि अमेरिका ने हमें ये बर्बाद कर दिया, तो हमें यूरोप ने फलां कर दिया, हमें यूं। पूरा हमारा यूथ रेडिकलाइज हो चुका है, जो मैं सोशल मीडिया फॉलो करता हूँ मोस्टली। और भारत ने अपने इसको यूथ को किस साइड पर लगा दिया कि भाई जो IT में काम करो, ठीक है, मुल्क के सियासतदान संभाल लेंगे, गलत है सही है जैसे चल रहा हो, आप जो पैसा कमाओ।
$84 अरब आई एम रिपीटिंग, और पाकिस्तान के पास $4 अरब है जो लोकल अपना है इनका। वो भी शुक्र करें कि आपको वहाँ से पैसे आ जाते हैं। ये पाकिस्तानी अब्रॉड है जिनको वोट का हक भी नहीं है, वो आपको रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। हमें 3 दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं जहाँ से रेमिटेंसेस आती है। हमारा मुल्क चल रहा है डे टू डे बेसिस। आपको सऊदी अरब से आते हैं, आपको यूके से आते हैं, और उसी अमेरिका से आते हैं जहाँ से बैठ कर हम दिन रात जिनको गालियाँ दें। ये 3 सबसे बड़े मुल्क हैं जहाँ से पाकिस्तानी आपको फौरन आपको रिजर्व भेजते हैं। अच्छा, फिर हमारे खर्चे देखें काजी साहब, हमारे जो स्पीकर कौमी असम्बली है इनके बारे में बिल्कुल एक छोटी सी खबर मैंने पढ़ी, हमारे दुनिया अखबार में थी मेरा ख्याल है, बैक पेज पे, कि मसूफ ने लाहौर से इस्लामाबाद आना था, खसूसी त्यारा मंगवाया गया है। अच्छा, अयाज सादिक साहब ने खसूसी त्यारा मंगवाया लाहौर के, जनाब तशरीफ ले आए, मुझे यहाँ से लेके जाए, और खसूसी त्यारा उनको लेके गया। हमारे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब है, 10वां दौर है, मुल्क में बैठने को तैयार नहीं है। एक दौर था वो मुल्क में आने को बेचैन थे कि मुझे आने नहीं दिया जाता, अब वो मुल्क में यहाँ ठहरने को तैयार नहीं है। ये उनका 10वां दौर है, और मुझे वजारत खारजा की तरफ से पता चला कि उनके जिम्मे टास्क लगाई गई है कि मजीद जरा जाए और एक्सप्लोर करें कि कहाँ कहाँ पे दौरे हो सकते हैं। तो काजी साहब फिर IMF से खर्चे भी बता दें, ऐवान सदर, ऐवान वजीर, इनके जरा खर्चे भी हमें बता दें। अच्छा, टैक्स ये नहीं देते, मैं उस पर आता हूँ, ये टैक्स ये नहीं देते, इनके उठा के दिखाएं पार्लियामेंटेरियंस के। डॉक्टर फमीदा मिर्जा जाने से पहले पहले इनके 100% इनके अलाउंसेस बढ़ा के चली गई थी MNAs को, 40 करोड़ रुपए का वो बर्डन डाल गई, अपने लिए ताहयात मरात ले गई, वो अलहदा कहानी है। तो इनके खर्चे तो नहीं कम। अब जरा ये बिल्कुल शाहजहां ने टाइमली पूछ लिया, जरा उस पर बात कर लेते हैं कि ऐवान सदर के आप इमेजिन कर सकते हैं काजी साहब, और मेरा ख्याल आपको करना चाहिए अगर आज के बाद आप नहीं करते। ऐवान सदर में जो इस वक्त स्टाफ है, एक पब्लिक स्टाफ है, एक जाती स्टाफ है, इनकी कैटेगरीज हैं, वो वजीर आजम के ऑफिस और सेक्रेटेरिएट से ज़्यादा है। और टोटल आपको फिगर ज़रा मैं बता दूं, ज़रा आप बैठ के दिल थाम के बैठिएगा, 772 लोग ऐवान सदर में काम कर रहे हैं। 772, 772 एक सदर को सर्व करने के लिए 772। आई एम वंडरिंग कि मैं इस पर फर्दर रिसर्च करूंगा, क्या दुनिया में वाकई कोई ऐसा ऐवान सदर मौजूद है जहां पे 772 लोग हों और वो बैठे काम करो। एक सदर है जिसका काम कुछ भी नहीं है, जो समरी जानी है उस पर दस्तखत करने हैं, उनमें इतनी जरूरत नहीं है, उनके पास पावर्स नहीं है कि वो बैठ के अपने सिग्नेचर भी किसी और जगह पे कर सकें। उनके पास क्या क्या चीज़ें जानी है, डेथ पेनल्टीज़ के केसेस उन्होंने रिव्यू करने हैं, उसके लिए एक लीगल टीम आपको चाहिए, सेल चाहिए सपोजली, वो बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद आपको यहाँ से वज़ीर आज़म हाउस से कुछ आपने जुडिशल कमीशन के ज़रिए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, वो आपने करनी है, कोई ऑर्डिनेंस आपने जारी करना है। ये टोटल टेबल वर्क है, इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस आपको हुकूमत नहीं चला रहे आप। 772 ये ममनू हुसैन साहब जो हैं, 772 लोग उनकी खिदमत में हैं, या कुछ उनके ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट में हैं और कुछ उनके ज़ाती हैं जो उनकी उस पर उनका ज़ाती उनका सेक्रेटेरिएट है। इसका ब्रेकअप आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं वज़ीर आज़म पे आता हूं, रोजगार लगा हुआ है, वैसे तो हमारे मुल्क में रोजगार मिलता नहीं है। वो अच्छी बात है, मतलब यह है जो काजी साहब कहते हैं ना कि ये पैसा किधर आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हुकूमत का काम है कि रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सुन लें काजी साहब, जाते जाते बात लंबी हो जाएगी, कहानी किसी और साइड पे चली जाएगी। आज ही मेरे पास कोई फिगर हैं जो मैं उस दिन में बता रहा था कि आपको बताऊंगा कि हमारे 2-3 साल पहले $4 बिलियन तक की यहाँ पे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही थी, अब 840 मिलियन हुई है डॉलर। अंदाजा कर लें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं कि दुनिया भाग गई है हमसे, कोई पैसा लगाने को तैयार, कितने लोगों को नौकरियां देंगे। अच्छा, इसमें सदर सेक्रेटेरिएट की सुन लें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, उसमें वो ये फरमाते हैं कि सदर सेक्रेटेरिएट जो पब्लिक ऑफिस है उसके लिए इनके पास 265 इन्होंने लोग रखे हुए हैं पब्लिक को जो डील करते हैं। पता नहीं, हमें तो दाखिले की इजाज़त नहीं है, पता नहीं कौन सी पब्लिक जाती है और किस तरह की डीलिंग हो रही है, मेरे उस खाते से बहर है, वही ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट होती होगी। अब वो कहते हैं सदर सेक्रेटेरिएट पर्सनल, जो सदर सेक्रेटेरिएट पर्सनल है उसमें 502 हैं, सदर साहब के ज़ाती सेक्रेटेरिएट में 502 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इनका तल्लुक किस सूबे से है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये फैक्ट होगा। इनमें से 772 में से 600 लोग वो पंजाब का डोमिसाइल है उनका, 600 लोग पंजाब से हैं जो हमारे सदर में सार्व कर रहे हैं। बाकी सूबों का कहीं नामो निशानी कहीं नहीं है, कहीं पे 7 कहीं पे 8, पूरे का पूरा पंजाब ने ऐवान सदर पे कब्जा किया, वही ब्यूरोक्रेसी बैठी है। अब मैं आता हूँ ज़रा आपको वज़ीर आज़म हाउस की आपको कहानी बताता हूँ। वज़ीर आज़म हाउस में 695 वहाँ पे स्टाफ है, 695 ये 5 है जो कम है। आई एम रिपीटिंग, जो तकरीबन 75 मुलाजमीन कम है। वज़ीर आज़म जो मुल्क चलाता है, सेक्रेटेरिएट है उनके पास है, उसमें भी यही फिक्र सामने आ रहा है कि जो टोटल जो है वहाँ पे जो पंजाब का है, इन 695 में से 460 जो हैं वो पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं। सो टोटल ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में जो एम्प्लॉइज़ की तादाद है वो
67 है 1467, इसमें से 1060 जो हैं वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। और ये हम फेडरेशन चला रहे हैं। ये यकीनन बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर काम कर रहे होंगे डेफिनेटली, ये जरा ये भी पता कर दीजिएगा कैसे है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता भी देता कि इनके किस किस ग्रेड में कौन कौन कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, इनके पाक्स एंड प्रिविलेज क्या हैं, इनको बोनसेस, इनके मेडिकल अलाउंसेस, हाउस फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसे मुल्क में जो IMF से 7 अरब डॉलर लेके आया हो, क्या ऐवान सदर को जेब देता है कि वहां पे 772 आदमी काम कर रहा हो, आप उनको तैनात करें? या आपका स्पीकर कौमी असेंबली को जेब देता है कि वो खसूसी त्यारा मंगवा ले और खसूसी त्यारे रीजनल फिगर देता हूं। 1% ये मैं आपको रीजनल फिगर देता हूं। ईरान के जो एपेक्स लीडर हैं, टॉप लीडर, वो बाय द वे कुछ 100 या 90 बिलियन डॉलर की एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हेड करते हैं। खैर से इस पे बड़ा एक स्कैंडल किस्म का रिपोर्ट आई है राइटर की। उनके पूरे ऑफिस में 500 आदमी हैं, लेकिन अब 500 आदमी जो है 100 अरब डॉलर खासा होता है, वो पाकिस्तान की GDP के आधे से ज्यादा है, तो वो उसको मैनेज कर रहा है। तो वहाँ 500 आदमी है। बताया जाता है कि वैसे वो बड़ी सादगी से जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर दोनों को मिला ली जाए तो 1200-1300 यही लल्ले तलल्ले हैं। और क्लासर साहब इसी वजह से हम जो है अभी वक्त है कि हम मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर असलम खान को हम लाइन पर लेते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। कैसा असलम खान लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। असलम खान, हमने एक स्टोरी की थी और खासा बड़ा लैंड स्कैम था, उसमें अब बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कुछ लोग, क्या तफसील आपके पास, किस किस के खिलाफ पर्चा हुआ है, कौन लोग और केस कहां तक पहुंचा है? इसी प्रोग्राम में हमने स्टोरी दी की थी और मुसलसल फॉलो अप भी किया था हमने। इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर नोटिस लिखते हुए एडिशनल कलेक्टर हैं उसको मुअत्तल कर दिया था, उनको OSD बना दिया था। जब इंक्वायरी मुसलसल चलती रही तो वज़ीर आला पंजाब रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट लेते रहे। इस पर जो रिपोर्ट लेने के बाद जो है 3 एडिशनल सेक्रेटरियों ने इस पर इंक्वायरी की है। जुर्म साबित होने पर जो है एडिशनल कलेक्टर हैं, सब रजिस्ट्रार है, अकमल हैदर शाह है, आमर हकीक है और आफ्ताब अहमद खां है और एक रिटायर ब्रिगेडियर है। उनके 21 समेत 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया जुर्म साबित होने पर काजी साहब। और अभी ये लोग जो है ना, एक में से 1-2 बंदों ने बुरी जमात भी करवा ली है, मगर जो है ना वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी काजी साहब, ये कितनी लैंड? 1250 कनाल लैंड बता रहे थे। 1205 कनाल 1 मरला काजी साहब। तो इस 1205 तो ये इसकी कितनी आमतौर पे ये 3 करोड़ 75 लाख रुपए में इन्होंने करवाई थी इसकी रजिस्ट्री, तो इसकी वैसे मालियत कितनी बनती थी? ये तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए का हिसाब बनती है। मैं बता चलूं कसूर के जो बॉर्डर एरिया है ना, इस पे यहाँ पर तकरीबन 15 से 16 हजार एकड़ रकबा है, जिसका ना तो बॉर्डर ऑफ रेवेन्यू में कोई रिकॉर्ड है, ना RL2 में रिकॉर्ड है। और मुझे कल AC साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, जो इस्लामाबाद दफ्तर है, वहां भी इनका रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर जो भी अफसरान तैनात होते हैं, यहाँ पर जो है ना बहती गंगा में हाथ धोते हैं और अपने जो है ना मनपसंद अफराद को जो है रकबा लाट करवाते हैं, जेली रजिस्ट्री करवा देते हैं और करोड़ों रुपए बंटवारते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। साहब चलिए हम इस स्टोरी को, असलम खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नो मैंस लैंड है, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि ना सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास अगर नो मैंस लैंड है तो फिर ठीक है, जिसका हाथ जो चढ़ रहा है लग गए फिर ठीक है, उनको करने दें। फिर एतराज किस चीज का है? ना रिकॉर्ड है, ना वो जमीन हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है, ना वो इनके पास ऑफिशियल्स को पता है। तो ठीक है जी असलम खान साहब, आपको क्या मसला है? नो मैंस लैंड है, याद है जमीन का हिस्सा नहीं है। हमने स्टोरी की थी कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की और जिसमें हमने डॉक्टर अकमल हुसैन को कोट किया था कि 2.6 मिलियन लैंड जो है एकड़ या हेक्टर जो लैंड है वो मौजूद है, तो गरीब आदमियों को दे दें। ये चोरों चकारों ने जरूर उसकी बंदर बांट करनी है, अगर करनी है। अब तो आपने बता दिया ना, अब काजी साहब इस शो के जरिए असलम खान साहब ने बता दिया कि फलां जगह पे मुरब्बे पड़े हुए हैं। अब देखेंगे अलाट कैसे होते हैं। अभी तक तो ये ब्यूरोक्रेट बेचारे उनको पता ही नहीं था। वो कहते हैं स्मॉल थीव्स की तरफ, ये पता ही नहीं, आपस में बंदर बांट। आज पता चल गया, असलम खान ने स्टोरी दे दी है, पूरे मुल्क को पता चल गया। अब आप देखिएगा कैसे शिकरे नाजिल होते हैं वहां पे और कैसे कैसे काम होते हैं। काजी साहब, असलम खान साहब का कारोबार, इनका खबरों का कारोबार मजीद चल पड़ेगा। ये हमें खबरें देते रहेंगे कि आज फलाने कह रही है, फलाने कर रही है, और ये कराते रहेंगे, हम बैठे बातें करते सारी दुनिया नेक होगी तो फिर टीवी पे हम आके वाज भी बंद हो जाएगा, बल्कि वाज क्या देंगे हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं वी आर ग्रेटफुल टू दिस पीपल। असलम थैंक यू वेरी मच। हम ये स्टोरी जो है फॉलो करेंगे और देखेंगे केस के सम जाता है। और जाते जाते काजी साहब, जी एक मैं आपकी स्टोरी के बारे में कहना चाह रहा था कि चले, एक स्टोरी आपने कल की थी उसकी लैया की,
तो हमें जो है पंजाब जो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से जो सेक्रेटरी हैं बाबर अयात, उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो वो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के ऑफिसर्स हैं उन्हें हुक्म दिया है कि वो उस लिया में जाएं, देखिए और क्या मामला है तो कम से कम चले ये भी चले हमारी खबर पर एक्शन तो हुआ क्लासेस साहब। अभी मुझे मेरी उनसे बात हो रही थी डॉक्टर जवेद इकबाल कंजाल साहब से, जिनको कल हमने टेलीफोन लाइन पे लिया था। उनका भी ये गिला था कि अभी तक कोई ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हुई। चले अच्छा हुआ कि कोई मुझे वो रिटर्न आया, मुझे उनका मैसेज आया है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये वहां पे जाएं तो डॉक्टर जवेद इकबाल कंजाल से ही रब्ता करें। होता ये है ये अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए ऑपरेट करते हैं। एक टीम चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट डीएचक्यू में बैठेगी बातचीत करके, वो जी बिल्कुल गलत था जी, झूठ था। हाँ। हमेशा आप कंसर्न बंदे से रब्ता करें। डॉक्टर जवेद इकबाल साहब जो है बड़े मशहूर डॉक्टर हैं लिया के, उनसे मिले, उनसे पूछेंगे सर आपने अपनी फंडिंग दी थी, अपना सैंपल दिए थे, टीवी पे बात की थी, हमें ले चले उन बस्तियों में जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, जरा फील्ड का वर्क कर लें, लाहौर से निकल के तकलीफ कर लें थोड़ी सी, कुछ नहीं होता। सो सोरा जाके फिर पूरे दरिया सिंध के किनारे कैसे बस्तियां वहाँ पे लोग जवान मार रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। चलिए इसको फॉलो करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ उनको जाके मुतलका लोगों से राब्ता करना चाहिए, ये पेपर वर्क करके वापस ना आ जाए, वो जी गलत बात थी, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। साहब मैं खबर शेयर करना चाह रही हूँ, आप तो अभी खबर कर रहे थे ना कि जिनके काम छोटे छोटे हैं लेकिन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनके बहुत बड़े बड़े हैं। मैं दुनिया अखबार में खबर देख रही थी जिनके काम बड़े बड़े हैं लेकिन उन बेचारों को मिलता कुछ नहीं है। ये खबर है खैबर पख्तूनख्वा में बम डिस्पोजल यूनिट है उनके एहलकारों के हवाले से है, जिनका काम है बम को नाकारा बनाना और इनकी माहाना उजरत क्लासेस साहब आप यकीन करेंगे सिर्फ 50 रुपए महीना। या कम से कम ये रिपोर्ट हुई है, ये रिपोर्ट हुई है दुनिया अखबार में। 50 रुपए महीना, 6000 से ज्यादा बमों को ये नाकारा बना चुके हैं। 9 इनके साथी एहलकार शहीद हो चुके हैं और इनको देखे मिलता क्या है, यकीनन एक मजाक हो रहा है उन लोगों के साथ जो अपनी जो जान है जोखों पर रखकर, जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और एक आप उन लोगों की बात बता रहे हैं जो करते कुछ भी नहीं है और सिर्फ अनाज खाते हैं और इतने इतने पर्क्स एंड प्रिविलेज लेते हैं। तो कितना फर्क है हमारी सोसाइटी में क्लासा साहब। अभी मुझे एक मैसेज आया, इसी से जुड़ी हुई बात कर लूँ। अभी मैसेज आया, उसने कहा हजूर आपने बैठ के फिगर बताए हैं कि पंजाब पे ये 1400 से लोग जो काम कर रहे हैं 1500 के करीब, उसमें से 1100 जो हैं वो पंजाब से हैं। उन्होंने कहा जी कोई जनूबी पंजाब का बंदा भी है? तो मैंने कहा जी भुट्टो साहब बड़े समझदार थे, जब उन्होंने एलोकेशन की थी सर्विसेज के कोटे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे आइन के तहत, वो वैसे वो बड़ा दर्द रखते थे सराइकियों के लिए, वोट भी वहाँ से लेते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड नहीं की थी जैसे सिंध में की। अपने उन्होंने सिंधियों को जो कि ठीक किया, उनको अलहदा कोटा दिया, कराची के जो अर्बन एलीट थी उसको अलहदा कोटा दिया। ये काम उन्होंने पंजाब में नहीं किया। उन्होंने पंजाब में नहीं किया कि आप जनूबी पंजाब को अलहदा कोटा देते उन सराइकी इलाकों को और आपका जो सेंटर है इनको अलहदा कोटे देते, वो नहीं किया उन्होंने। इसी वजह से जनूबी पंजाब जो साउथ के लोग सराइकी हैं या दूसरे वहाँ पे जो रहते हैं उनकी सर्विसेज में ना होने के बराबर उनकी रिप्रेजेंटेशन है। खाल खाल को मुझे बंदा मिलता है जो साउथ से, अदरवाइज आप सेंटर से सारे लोग। मगर मैं आपसे एक बात कह दूं, गरीब आदमी का ना साउथ पंजाब होता है ना नॉर्थ पंजाब होता है, ना उसकी कोई नेशनैलिटी होती है ना उसकी कोई शनाख्त होती है। वो लाहौर में भी ख्वार होता है, जलील होता है, वो मुल्तान में भी। गरीब आदमी की कोई नेशनैलिटी नहीं है जिस तरह अमीर आदमी की। मैं वही कह रहा हूँ, इसी वजह से इन लोगों के मसले हल नहीं होते जब हम इस इशू को जनरलाइज कर देते हैं ना कि फलां जगह भी हुआ तो लिहाजा उस जगह भी हो रहा है। लेकिन जहां जहां पे हो रहा है उन लोगों के मसाइल हल करने के लिए तो मेरा ख्याल है आपको इसमें क्या फर्क पड़ता है। पंजाब के पास 50% कोटा है जॉब्स का, आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक सेंटर में करें, नॉर्थ में करें, साउथ में करें। इसमें कौन सी बड़ी बिग साइंस या तो कोटा सिस्टम ना, आपके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। यहाँ कोटों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने मैशत सीधी कर लें, माशी निजाम दुरुस्त कर लें तो हम नेशनल क्वेश्चन पे नहीं लड़ेंगे। हम यहाँ पे इतनी आप और मैं बड़े लकी थे, खुदा का शुक्र है। मैं तो इसको गॉड्स की ब्लेसिंग कहता होता हूँ। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी उन्हीं टाट के स्कूलों पे मेरा ख्याल है पढ़ के, शायद आपके यहाँ तो हमारे तो स्कूल में टाट ही नहीं थे। आज तक मैं भी अपने गाँव जाता हूँ तो वो टाट पे बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मुकाबला होगा। मेरे बच्चे इस्लामाबाद पढ़ रहे हैं, अब उनका मेरे गाँव के जो मेरी बहन के बच्चे हैं वो कल को कैसे कम्पीट कर सकते हैं मेरे बच्चों के साथ। मैं कहूँ मेरिट होता है, मैं कहता हूँ टैलेंट होता है, ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कोटा में भी है, कराची में भी है, हर जगह पर है। इसलिए काश साहब ये अच्छा ये कोटे वहां पे भी हैं, भारत में भी हैं। ये दुनिया के अंडर डेवलप कंट्रीज में जो अंडर डेवलप्ड आपके एरियाज होते हैं जहां के चिल्ड्रन जो होते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उनके लिए आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। आपने क्या काम किया है, उठा के 50% पंजाब को दे दिया है, सारे का सारा लाहौर और इधर आप इर्द गिर्द से सारे लोग आ जाते हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि इसमें डिस्पैरिटी आ रही है, बहुत सारे लोग आगे जा रहे हैं, बहुत सारे पीछे जा रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं क्लास, इसलिए थोड़े
हम इसकी लास्टली इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। 700 अरब रुपया पंजाब को इस साल मिला है, तो 700 अरब रुपया उन तमाम 36 अब डिस्ट्रिक्ट में उनको उन पॉपुलेशन वाइज उनकी गुर्बत वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हमें बताएं हमने किस किस डिस्ट्रिक्ट को क्या दिया। ऐसे नौकरियां हैं आपको 50% मिलती हैं, 100 नौकरी में से 50 पंजाब लेता है, तो 3 हिस्सों में कर दें, नॉर्थ कर दें, सेंटर कर दें, साउथ कर दें। आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हाँ, ताकि बराबर लोगों को हिस्सा मिले, शेयर मिले और लोगों की नफरत जो है, गुर्बत जो थोड़ी सी दूर हो सके। बिल्कुल। क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर के केसेस नए सिरे से सामने आने लगे। आप जो हैं वो मियां नवाज शरीफ उनके खिलाफ मुकदमा गद्दारी का, उधर जनरल मुशर्रफ के दौर के केसेस खुलने लगे हैं। ये क्या चल रहा है? ये शायद बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं इस मुल्क में। जैसे अभी ये काजी साहब ने शुरू में कहा था कि अजीब और गरीब किस्म के चक्कर चले, या सेक्टेरियन बैलेंस भी हो रहा है, या मस्जिदों को भी यहाँ पे कत्लगाह बना दिया गया, इमाम बाड़गाहों पे भी अटैक हो रहे हैं, एक दूसरे को वैश्यों की तरह ये मारा जा रहा है, एक टेररिज्म आपके बॉर्डर्स पे हो रहा है। मीन्स मैं उधर की बात कर रहा हूँ, आपके नॉर्थ पे हो रहा है, मुल्क में आपकी मिलिटेंसी है, जो कुछ पिंडी में हुआ वो हमारे सामने एक दूसरे के लहू के प्यासे हैं। ये तो आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। अब पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें कि वो जो रूलिंग लीड जिनके काम थे कि अबव द बोर्ड रहते, अच्छी लीडरशिप देखें, उनके देखें। मुल्क के 3 वजीर आजम इस वक्त नैब के मुलजिम हैं। जो भी तख्त पे बैठा है वो मुलजिम है, उतरता है तो भी मुलजिम है, तख्त पे बैठा है मुलजिम है। नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम बनने से पहले मुलजिम थे, अभी भी मुलजिम है। केस आज उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा नैब उनको रिओपन कर रहा है, आज उसकी हेयरिंग होनी है। वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो वजीर आजम बनने से पहले भी मुलजिम थे, जब वो वजीर आजम थे तो भी मुलजिम थे, कैसे चल रहे थे। राजा परवेज अशरफ साहब है, वो उससे पहले भी मुलजिम थे। ये वजीर आजम बनने से पहले, वजीर आजम बन गए तो भी मुलजिम, इन्वेस्टिगेशन शुरू। इस मुल्क के लिए मुझे नहीं समझ आती कि ये पॉलिटिकल सिस्टम की खराबी है या इन लोगों की इनकी स्किन थिक हो चुकी है, असर कुछ नहीं करता। जिस मुल्क के 3 वजीर आजम जो हैं वो नैब को मतलूब हूँ और करप्शन केसेस में मतलूब हूँ, मतलब है किसी कोई असूली बुनियाद पे नहीं हो। गिलानी साहब चलें ये तो एक अपने आप को कंसोल कर सकते हैं जी कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी कि मैंने एक स्टैंड लिया था, ऐनी मसला था, कॉन्स्टिट्यूशन मसला था। अब उन पे दूसरे केसेस चल रहे हैं, और भी केसेस हैं उनमें करप्शन की उनकी चीज़ें आ रही हैं। सो मेरा ख्याल इट्स इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है। आज उन पे 3 जो केसेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग। इत्तेफाक फाउंड्री का केस है, 4 अरब रुपए से ज्यादा लोन देना था। मियां नवाज शरीफ साहब ने 1998 में तकरीर की थी उन्होंने कि मैं अपने तमाम एसेट जो इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले कह रहा हूँ बैंकों के, वो 16-18 साल हो गए, अभी तक वो वापस नहीं हुए, वो अभी स्टे वगैरह और अदालती कार्रवाई में चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो इंतहाई सेंसेशनल केस है, आई एम वंडरिंग कि इसको कैसे सेटल करेंगे, ये वो हुदैबिया पेपर मिल का है। उसमें इसाक डार साहब का बयान दिया हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, मेरा ख्याल दफा 164 के तहत दिया जाता है, जिसमें उन्होंने पूरा तरीका वारदात बताया कि हमने वारदात कैसे की थी, हमने कैसे पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की थी, किस तरह इन्होंने यहाँ से हुदैबिया पेपर मिल्स के नाम पे पाकिस्तान से सरमाया बैंक ट्रांसफर किया गया था। ये तो नैब के पास मौजूद है। अब देखना ये कमर जमान चौधरी साहब जो हैं लॉयलिस्ट हैं इनके, ऑफ कोर्स जिन्होंने उनको लगाया है, क्या वो जब ये कोर्ट में कागजात पेश करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे, तो इसाक डार साहब को दोबारा बुलाया जाएगा, या जो 164 के तहत वो बयान दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उसी बयान को बेस बना के इसाक डार साहब के भी वारंट जारी होंगे कि नहीं होंगे। सो ये एक और पेंडोरा बॉक्स है जो हमारे यहाँ मशहूर हो गया कि पेंडोरा बॉक्स ना खोले। मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है वो ये कह रहे थे कि अंडर प्रेशर बयान लिया गया था, ये अब उन्होंने ये स्टैंस लिया है इसाक डार साहब ने। वो बड़ा अच्छा स्टैंड है, यही लेना चाहिए। लेकिन जब आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं काजी साहब, दफ़ा 164 है मेरा ख्याल है, मुझे ला का ज़्यादा नहीं पता, मैं अपनी अब जहालत पे थोड़ा सा मैं पहले से बता दूं, मेरा ख्याल दफ़ा 164 के तहत किया जाता है। जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है उसमें बाकायदा आपको टाइम दिया जाता है कि सर कोई दबाव कहते हैं नो, कोई परसुएशन नो, कोई थ्रेट नो, या चलो, और फिर कहा जाता है कि आप 1 घंटा बैठे सोच लें। अच्छा। बैठे कमरे में बैठे फिर हमें आके बयान दें, इसका प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं होता कि आप और मैं चले जाएं बयान दे के आ जाएं। फिर बुलाया जाता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, कहा जाता है इसको फिर पढ़ लें, फिर वो पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी जो आप नहीं कहना चाह रहे थे। वो कहते हैं नहीं जी अब मैं इसके तमाम कंटेंट के साथ एग्री करता हूँ, फेयर एनफ। फिर आपको कहा जाता है कि सर आप इस पे साइन कर दें। इसाक डार साहब इस पूरे प्रोसेस से गुजर के उन्होंने साइन किया। तो इसके बावजूद ये कहना कि मैंने प्रेशर में आकर ये बयान दिया, ये क्या जाहिर अच्छा दबाव था तो फिर रजिस्ट करते नहीं ना, फिर ये कहें एक और बयान दें, फिर ये वो ये कह रहे हैं कि मैंने दबाव में बयान दिया, वो ये तो नहीं कह रहे मैंने गलत बयान दिया है। अब इसमें बड़ा डिफरेंस है। अगर वो कहते हैं कि मैंने गलत बयान दिया है, झूठ बोला है,
मैंने झूठ बोला है, मैंने अपनी तरफ से कहानी घड़ी है, तो इसाक डार साहब बता दें कि मेरे ऊपर दबाव था, मैंने कहानी घड़ी, झूठ बोला, दबाव था। कहानी सच्ची है, लेकिन मैंने दबाव में आके बताई, ये एक डिफरेंट चीज है, कहानी सच्ची है। वो क्लियर करें इसाक डार साहब। इसाक डार साहब क्लियर करें। उनकी ये है कि अगर दबाव में जब आपको बात कहते हैं तो यकीनन वो आपका मतलब और इंडिया यही होता है कि मुझसे वो कहलवाया जा रहा है जो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आपकी बात ठीक है, रेजिस्ट करते हैं तारीख में लोग रेजिस्ट नहीं भी करते, स्कम भी कर जाते हैं। बहरहाल चलते हैं आगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है क्लासेस साहब, इसको भी हम फॉलो करते रहेंगे जो नए केसेस खुलने वाले हैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।